एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा क्या है जो इतने सालों से इंडिया बैक टू बैक मना करे जा रहा है। तो देखिए, इंडिया अगर चाह भी ले तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल नहीं सकता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले ईयर 1974 के आसपास का जो टाइम था, इस टाइम पे यूएस में एक कंपनी थी मोनसेंटो। ये लोग राउंड अप नाम से एक हर्बिसाइड केमिकल बना के बेचते थे। फसलों के बीच में जो वीड यानी कि जो जंगली घास उग जाती है उसको ये राउंड अप केमिकल खत्म कर देता था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि ये जो केमिकल था ये फसलों पे भी इंपैक्ट डालता था, जिससे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। तो इस मोनसेंटो कंपनी ने क्या किया कि सोयाबीन के सीड्स यानी कि बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया और ऐसा बना दिया कि अगर आप इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से उगे क्रॉप्स पे इनका राउंड अप केमिकल का स्प्रे मारोगे तो फसल को कुछ नहीं होगा, लेकिन जंगली घास जो होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये इनका एक्सपेरिमेंट जो था ये काम किया। जब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को फार्मर्स ने यूज किया तो फसल की पैदाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये सीड्स बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी से फेमस हो गए। और जब ये फेमस हुआ तो जिस प्रोसेस से इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के सीड्स बनाए थे, उसी प्रोसेस के थ्रू इन्होंने बाकी क्रॉप्स के भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाए। और बहुत ही कम टाइम के अंदर यूएस के जो फार्मर्स थे वो नॉर्मल सीड्स को छोड़ के ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने। मोनसेंटो कंपनी के बनाए हुए सीड्स और केमिकल स्प्रे जो थे साथ में बिकते थे और बल्क में बिकते थे। मोनसेंटो ने इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और राउंड अप केमिकल दोनों को पेटेंट करा लिया था। और जब ये यूएस के फार्मर्स को सीड्स देते थे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी करा लेते थे, जिसमें पहले से ही मेंशन होता था कि आप इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर नहीं कर सकते। और अगर आप इन जीएम सीड्स की क्रॉप्स के थ्रू जो सीड्स होते हैं उनको अगर आप स्टोर भी कर लो तो नेक्स्ट सीजन में वो सेम रिजल्ट्स नहीं देते। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता था कि इन क्रॉप्स के ऊपर जो केमिकल यूज होगा वो भी राउंड अप का ही यूज होगा, किसी और कंपनी का केमिकल आप यूज नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे जैसे टाइम हुआ तो यूएस के फार्मर्स की जो डिपेंडेंसी है वो इस कंपनी के जीएम सीड्स पे हो गई और टाइम के साथ साथ फार्मर्स की कॉस्टिंग बढ़ने लगी, क्योंकि जंगली घास जो थी वो सीजन बाय सीजन इस राउंड अप केमिकल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बना लेती थी। तो हर सीजन में पिछले सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा केमिकल यूज होने लगा था। तो इसके बाद जैसे जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम सीड्स जो थे इनका ट्रेंड आगे बढ़ा तो जो नॉर्मल सीड्स होते थे वो मार्केट से गायब होने लगे, क्योंकि उनकी डिमांड ही कम हो गई थी। अब इसी टाइम पे इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया की जो कॉटन फार्मिंग थी इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। एक कीड़ा होता है बॉलवॉर्म, ये इंडिया के अंदर जो कॉटन क्रॉप्स थी उनको बहुत ज्यादा खराब कर रहा था, जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो इससे निपटने के लिए इंडिया ने यूएस की ये जो मोनसेंटो कंपनी थी इससे बात की और इंडिया के अंदर एक कंपनी थी माइको, इसके साथ दोनों ने मिलकर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन सीड्स डेवलप किए। इन सीड्स को ऐसे डेवलप किया कि जब इनसे प्लांट्स बनते थे तो वो खुद ही ये जो बॉलवॉर्म इंसेक्ट्स थे उनको मार देते थे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन था कॉटन का वो 3 गुना बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो सामने आने लगी। एक तो आम किसान जो नॉर्मल सीड्स यूज करते थे वो कंपटीशन से बाहर हो गए थे, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ज्यादा प्रोड्यूस करता था कम पैसे में। दूसरा, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से फायदा तो हो रहा था, लेकिन फायदे का जो मेजर हिस्सा था वो यूएस की ये जो मोनसेंटो कंपनी थी ये रॉयल्टी के नाम पे ले जा रही थी। 450 ग्राम बीटी कॉटन 1600 से 1800 रुपीज का था, जिसमें से 1250 रुपीज यूएस की ये जो मोनसेंटो कंपनी थी ये रॉयल्टी के नाम पे ले जाती थी। और हर साल इस पे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते थे उनकी क्वांटिटी ज्यादा लगती थी, तो कॉस्ट भी बढ़ती थी फार्मर्स की। और इसके जो सीड्स थे उनको भी स्टोर नहीं किया जा सकता था, तो हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते थे। तो फार्मर्स ने और अलग अलग यूनियंस ने इस मोनसेंटो कंपनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि वो अपनी रॉयल्टी कम कर दे, लेकिन ये कंपनी मानी नहीं। फिर रॉयल्टी, लाइसेंस, पेटेंट को लेकर ये मामला लंबा कोर्ट के अंदर चला। फिर कोर्ट ने मोनसेंटो को 70% रॉयल्टी कट करने के ऑर्डर दे दिए। और जब ये चीज हुई तो मोनसेंटो इंडिया छोड़ के चला गया। और ये जो रॉयल्टी वगैरह की मैं बात बता रहा हूँ ये इकलौती दिक्कत नहीं थी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की, और भी कई सारे इशू जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के साथ लिंक्ड है। ये जीएम सीड्स जो होते हैं ये जिस एरिया में यूज होते हैं अगर उस एरिया में कोई और नॉर्मल सीड्स भी यूज करता है तो उनके ऊपर भी इंपैक्ट डालते हैं। मान लो 2 किसान हैं और उनमें से एक किसान जीएम सीड्स का यूज करने लगे तो दूसरा किसान जो नॉर्मल सीड्स यूज कर रहा है उस पे भी ये जीएम सीड्स की फसल का असर आने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी और इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह करते हैं, उससे नॉर्मल सीड्स में भी जीएम सीड्स के डीएनए मिक्स हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता है तो नॉर्मल फसल भी अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है और उसमें जीएम सीड्स की प्रॉपर्टी आने लगती है। और ये इस तरीके की डीएनए मिक्सिंग जो हो जाती है टाइम के साथ साथ ये अपने आप में इंडिया के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है।
अगर इंडिया लंबे टाइम तक जीएम क्रॉप्स यूज करेगा तो डिपेंडेंसी तो यूएस पे होगी, वो तो एक केस है ही है। उसके साथ साथ नॉर्मल क्रॉप्स और जो सीड्स हैं उनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की प्रॉपर्टी आने लगेगी। और ऐसा होने से एक दिक्कत ये भी है कि ये जो जीएम क्रॉप्स हैं ये यूरोपियन यूनियन, रशिया, सर्बिया, अल्जेरिया, बहुत सारी कंट्रीज में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैन है, यानी इंसान के खाने के लिए बैन है। तो अगर हम जीएम सीड्स ज्यादा यूज करेंगे तो इंडिया को अपने क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कंट्रीज इन जीएम सीड्स को बैन करती हैं तो कंट्री के बॉर्डर पे ही जीएम कंटेमिनेशन का रीजन देके पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक बार नॉर्मल क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स के साथ मिक्स हो गई तो फिर वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। एक केस ये भी अगर आप मान लो कि यूएस का प्रेशर बहुत है, टैरिफ लगा रहा है, वो जो जीएम क्रॉप्स है पूरी की पूरी एज इट इज इंपोर्ट कर लें अपने यूज के लिए, ताकि यूएस का जो प्रेशर इतने दिनों से आ रहा है वो कम हो जाए, तो उसमें भी दिक्कत है। क्योंकि होता क्या है कि यूएस में तो एडवांस लेवल की फर्टिलाइजर, केमिकल और मशीनें यूज होती हैं फार्मिंग के लिए, और साथ में यूएस गवर्नमेंट भी बिलियंस ऑफ डॉलर की सब्सिडीज वगैरह देती है फार्मर्स को अपने। तो यूएस के फार्मर्स की जो कॉस्टिंग होती है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की, वो इंडिया के फार्मर्स के कंपैरेटिवली कम होती है। अगर हम यूएस के कॉर्न के प्राइस का एग्जांपल लें तो 1700 रुपीज पर क्विंटल पड़ता है, जबकि इंडिया में कॉर्न का एमएसपी 2400 रुपीज पर क्विंटल आता है। तो यूएस से इंपोर्ट करने पे जो लोकल इंडियन फार्मर्स हैं वो कंपटीशन में ही नहीं टिक पाएंगे, और जब टिक नहीं पाएंगे तो वो फार्मिंग से दूर होंगे। जैसे PL 480 गेहूं वाले केस में हुआ था, इंडिया खुद उगाने की बजाय यूएस पे डिपेंडेंट हो गया और फिर यूएस ने इसका फायदा उठाया था, और जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पे प्रेशर बिल्डअप किया था। और यूएस के ऐसा करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यूएस ने और कंट्रीज के साथ भी जिनके साथ ये जीएम क्रॉप्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं उनका भी बुरा हाल हुआ है। 90s में कनाडा और मैक्सिको ने नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर यूएस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे टैरिफ कम कर दिए थे, प्रेशर बनाया था यूएस ने मैक्सिको का मार्केट अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से भर दिया था। मैक्सिको के जो गरीब फार्मर थे वो कम्पीट ही नहीं कर पाए, और 20 लाख से ज्यादा मैक्सिकन फार्मर्स ने खेती करना छोड़ दिया और शहरों में शिफ्ट हो गए। ऐसे ही हैटी कंट्री अपनी एग्रीकल्चर मार्केट पे 35% टैरिफ लगाती थी, लेकिन मजबूरी में उसको वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लेना था, तो उन्होंने टैरिफ कम करने का प्रेशर बनाया और हैटी को मजबूरी में 35% टैरिफ से 3% टैरिफ करना पड़ा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। यूएस के फार्मर्स का जो प्रोडक्ट था वो हैती कंट्री के अंदर घुस गया और लोकल फार्मर्स इनसे कम्पीट ही नहीं कर पाए। इनकी राइस फार्मिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। हाल ये हो गया कि हैती को 80% राइस के लिए यूएस पे डिपेंडेंट होना पड़ा, और सेम ऐसा ही यूएस ने नाइजीरिया के पोल्ट्री फार्मर के साथ भी किया। डेयरी सेक्टर में भी यही दिक्कत है। इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स फैमिली, अप्रॉक्स 40 करोड़ लोग मिल्क प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इंडिया में जो मिल्क की एवरेज कॉस्ट होती है वो 50 रुपीज पर लीटर है। वहीं अमेरिका से अगर कंपेयर करें तो वहां पे सब्सिडीज वगैरह बहुत मिलती हैं, तो वहां पे मिल्क कंपैरेटिवली सस्ता है। तो इंडिया ने अगर डेयरी सेक्टर में टैरिफ कम कर दी और यूएस के लिए डेयरी मार्केट खोल दिया तो यूएस का मिल्क इंडिया में 30 से 35 रुपए पर लीटर का पड़ेगा। और जब यूएस का इतना सस्ता मिल्क इंडिया के मार्केट में घूमेगा तो इंडिया का डेयरी सेक्टर कंपीट नहीं कर पाएगा। वैसे भी इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है वो 3 से 5% के मार्जिन पे चलता है, तो अगर इनको एंट्री दी गई तो छोटे डेयरी फार्मर्स ये भी लॉस में जाएंगे। और दूसरी चीज, यूएस में कैटल और काउज जो होती हैं ये अच्छा प्रोड्यूस करें, इसके लिए इनके चारे में प्रोटीन अच्छा रहे, तो ब्लड मील और मीट बोन्स भी मिलाया जाता है, मतलब कि नॉनवेज खिलाते हैं, और BST हार्मोन्स भी इंजेक्ट करते हैं। तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है। अभी इंडिया में जब बाहर से सामान मंगाया जाता है तो बाहर की कंट्री से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन आइटम तो नहीं खिला रहे हैं अपनी कैटल्स और काऊ को। तो इंडिया में इसको लेके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी भड़क जाएंगे।